Hello everyone. Today we are going to discuss about nuclear fission reaction. This is a very important concept to understand how a nuclear power plant works, how it generates electrical energy. This can be easily explained if you understand this nuclear fission reaction. Okay. So basically in nuclear fission reaction what happens? You have a nucleus of uranium 235. Okay. And there is a neutron. This neutron is a fast moving neutron having energy 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इतना एनर्जी लेके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी इसके पास है तो ये मूव करेगा. तो ये जब इलेक्ट्रॉन ये जो न्यूट्रॉन आएगा और स्ट्राइक करेगा एक न्यूक्लियस से. ये किसका न्यूक्लियस है? यूरेनियम 235 इसका न्यूक्लियस है ये. ठीक है. यूरेनियम का जो एटम है उसमें उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 92 है और उसका मास नंबर कितना है? 235. इसका मतलब क्या होता है कि एक एटम के अंदर अगर तुम देखने को जाओगे तो उसका एटॉमिक नंबर 92 है. इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास 92 नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है और 235 इसका मतलब होता है कि टोटल कितने उसके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मिला के है. ठीक है. तो अगर ये काउंट किया जाए कि ये उसका जो न्यूक्लियस है यूरेनियम का, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें अगर काउंट किया जाए देन यू विल फाइंड 235 नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. दोनों को मिला के 235 है. ठीक है. तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 235 है, आउट ऑफ विच देयर आर 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन. ओके. तो पूरा न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन है एंड 235 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ओके. तो ये एक न्यूक्लियस है. किसका न्यूक्लियस है? यूरेनियम एटम का एक न्यूक्लियस है. उसके न्यूक्लियस पे हम क्या कर रहे हैं? एक न्यूट्रॉन को छोड़े. ये न्यूट्रॉन कितना एनर्जेटिक है? 0.25 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी. मतलब एनर्जी को मेजर करने का एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इतना एनर्जी का एक न्यूट्रॉन है जो कि आएगा और स्ट्राइक करेगा यूरेनियम के न्यूक्लियस से. तो अब ये स्ट्राइक होने से होता क्या है? ऑब्वियसली साइज इंक्रीज कर जाएगा. जैसे ये न्यूट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा? आसपास के जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है उनको क्या करेगा? फोर्स देगा. तो फोर्स देने से क्या होगा? ये थोड़ा सा फैल जाएगा. तो फैल जाएगा इसका मतलब क्या कि इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा. समझ में आ रहा है कि जैसे ये न्यूट्रॉन इसके अंदर घुसेगा तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा अपना साइज को बढ़ा देगा. ऐसा साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सब अपने अपने पोजीशन से शिफ्ट हो जाएंगे. मतलब धक्का देंगे, दूसरे अगल बगल के न्यूट्रॉन प्रोटॉन को धक्का देंगे. तो इससे क्या होगा? ये जो साइज होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ऐसे करके साइज बड़ा हो गया. ठीक है. देखो ये जो न्यूट्रॉन है वो उसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं रहना चाहिए. अगर ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेके आएगा तो क्या दिक्कत होगा कि जैसे ये एंटर करेगा एक ही दो न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन को धक्का देके निकल जाएगा. तो इससे क्या होगा कि पूरा जो न्यूक्लियस है वो तुम्हारा इसका प्रेजेंस को फील नहीं करेगा. ठीक है. खाली एक ही दो न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन होंगे जो कि इसके प्रेजेंस को फील करेंगे, बाकी सब अनडिस्टर्ब रह जाएंगे. तो अगर ये सारे को डिस्टर्ब करना है तो इसके पास कम एनर्जी होना चाहिए. ज़्यादा एनर्जी होने से प्रॉब्लम है. ठीक है. तो ये कम एनर्जी लेके आएगा. कितना एनर्जी? 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आएगा इतना एनर्जी. तो जैसे ये एंटर करेगा ये सबको धक्का देगा. ठीक है. धीमे से. अगर तुम कैरम खेले हो तो उसमें देखे होगे कि अगर तुम बहुत जोरों से स्ट्राइकर मारते हो तो कॉइन्स में से सिर्फ एक ही कॉइन होता है डिस्टर्ब होता है, बाकी सारा जैसे कि वैसे रह जाता है. ठीक है. लेकिन अगर तुम धीमे स्पीड से मारोगे कैरम का जो स्ट्राइकर है तो सारे कॉइन्स में वो डिस्टर्बेंस होता है. ठीक है. तो वही होगा कि धीमे स्पीड से मारे हो तो ये क्या होगा? सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और साइज तुम्हारा बड़ा हो जाएगा. अब होता क्या है कि ये भी जो है वो भी तो न्यूक्लियस ही है ना. किसका न्यूक्लियस है? यूरेनियम 235 का ही न्यूक्लियस है. लेकिन ये न्यूट्रॉन इसके अंदर घुस गया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है. तो अभी इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो 92 ही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आया है. चेंजेस किस में आया है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंजेस आया है. तो अगर मैं ऊपर में लिखता हूँ क्या 235, वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 92 ही रहेगा, लेकिन एक न्यूट्रॉन ऑब्वियसली ऐड हुआ है इसके अंदर में. तो टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना था तुम्हारे पास? 235 था. तो अभी जैसे ही ये न्यूट्रॉन इसके अंदर आएगा तो टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 236 हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ओके. सो नाउ यू हैव 236 नंबर ऑफ प्रोटॉन and neutron inside this nucleus, out of which there are 92 number of protons are there. Okay. तो अब ये जो है ना, ये जो न्यूक्लियस है ये
अनस्टेबल होता है। यूरेनियम 92-236 ये जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। अब ये अगर अनस्टेबल है तो ये क्या चाहेगा कि ब्रेक डाउन कर जाना चाहेगा, ये चाहेगा टूट जाने के लिए चाहेगा, ठीक है। तो ये टूटने क्यों चाहेगा, और देखो टूटने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखो कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन होके धीरे से यहाँ से कट हो जाएगा, कट हो जाएगा तो ये 2 पीस में बढ़ जाएगा। देखो आगे में देखो यहाँ पे कट हुआ है, कट होने से देखो 2 पीसेस हमको मिल गया, और 2 पीसेस जो मिले हैं उसके साथ साथ हमको 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मिले हैं। ये जो 3 न्यूट्रॉन है ना इस साइड गए हैं ना इस साइड गए हैं, ठीक है। तो ये क्यों ब्रेक डाउन किया, क्योंकि ये अनस्टेबल था। यूरेनियम 92-236 का जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, तो वो चाहेगा क्या, स्टेबल होने के लिए चाहेगा। तो स्टेबल कैसे होगा, ब्रेक होने से ही स्टेबल होगा, क्योंकि ब्रेक डाउन होने के बाद जो उसके डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे उनके पास ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होता है एज कम्पेयर टू द पेरेंट न्यूक्लियाई। द डॉटर न्यूक्लियाई हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो वो अपने से खुद से क्या करेंगे, मतलब बाइंड होकर इजीली रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है। लेकिन अगर ब्रेक हो जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाता है, तो इसीलिए वो ब्रेक डाउन करता है सो दैट वो मोर स्टेबल फॉर्म में आ सकता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यूरेनियम 92-236 जो ये बना है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अनस्टेबल, जो भी अनस्टेबल होता है वो चाहता है कि कैसे भी करके स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने का तरीका क्या है कि ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, खुद को ब्रेक डाउन कर देगा, 2 पीस में ब्रेक कर जाएगा। तो 2 पीस में ब्रेक होने से क्या होगा कि जो इंडिविजुअल पीस बनेगा उसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगा, इसीलिए उसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी भी रहेगा, ठीक है। तो ये जो ब्रेक डाउन होता है ना, मतलब ये सारे जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन है इसके अंदर 2 ही हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक हिस्से में आएंगे और कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन दूसरे हिस्से में आएंगे, और 3 न्यूट्रॉन ऐसे होंगे जो कि ना इस वाले हिस्से में जाएंगे ना कि इस वाले हिस्से में जाएंगे। ये तीनों न्यूट्रॉन अपने में बाहर में ही रहेंगे, ठीक है। और ये जो 3 न्यूट्रॉन होते हैं वो हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन होते हैं, इनके पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी रहता है। तो अब चलते हैं कि इसका पूरा रिएक्शन को समझते हैं। मैंने क्या बोला था कि यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और उसका मास नंबर है 235। अगर ये तुम्हारे पास है तो उसको क्या करना है, एक न्यूट्रॉन उसके ऊपर स्ट्राइक कर देना है। तो ये मैंने एक न्यूट्रॉन लिखा है। अच्छा, ये जो न्यूट्रॉन है इसके नीचे में हमने 0 क्यों लिखा है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, कोई भी प्रोटॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन एक अलग सा ही पार्टिकल है, उसके पास तो कोई प्रोटॉन नहीं होता है, उसके लिए हमने यहाँ पे नीचे 0 लिखा है। ऊपर में हम क्या लिखते हैं, मास नंबर। मास नंबर मतलब टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के एक न्यूट्रॉन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 1 न्यूट्रॉन होता है ना, तो उसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर में। तो ऊपर में हम लिखते हैं मास नंबर, दैट इज द टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 1 ही न्यूट्रॉन तो होता है, तो इसीलिए हम ऊपर में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन का 1 है। और कितने प्रोटॉन होते हैं कि न्यूट्रॉन के पास कुछ भी प्रोटॉन नहीं होता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे नीचे में 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन के नीचे में 0 क्यों लिखे हैं और ऊपर में 1 क्यों लिखे हैं। उसके पास यहाँ पे चलते हैं, यूरेनियम 92-235 ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो यूरेनियम है, यूरेनियम के पास 92 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन है, 92 है, 92 प्रोटॉन है, और टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के कितना है, 235। तो अभी ये यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है इसमें हमने क्या किया है, एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक किया। जैसे ही स्ट्राइक किया ये न्यूट्रॉन इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन इसके अंदर गया तो ये क्या करेगा, टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को 1 बढ़ा देगा कि नहीं, है कि नहीं। इसीलिए जो नया तुम्हारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है दैट इज यूरेनियम 92-236। इसके ऊपर में 236 क्यों लिखा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 1 जो है इसमें ऐड हो गया है, इसीलिए 236 हो गया। लेकिन उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन में तो कोई चेंजेस आया ही नहीं होगा, इसलिए अभी भी ये कितना लिखोगे, 92 ही लिखेंगे, ठीक है। और ये जानते हो कि जब इसका फॉर्मेशन होता है वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के बाद वो क्या करता है, खुद को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करके 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेरियम का फॉर्मेशन हुआ है, क्रिप्टन का फॉर्मेशन हुआ है, उसके साथ साथ तुमको ये भी पता है कि 3 तुमको न्यूट्रॉन भी मिलता है। सो देयर आर 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, नीचे में 0 ऊपर में 1 लिखते हैं, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किए, दैट मीन्स देयर आर 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ईच न्यूट्रॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 0 एंड मास नंबर 1। और ये जो रिएक्शन होता है ना, तुमको बहुत सारा एनर्जी भी रिलीज होता है, मतलब ये जो ब्रेकडाउन हुआ उसके साथ साथ तुमको बहुत सारा एनर्जी भी मिलता है। तो वो एनर्जी को हमने यहाँ पे लिखा है Q एनर्जी। ये एनर्जी का मतलब हुआ कि जब ये रिएक्शन होगा, टूटेगा,
पेरेंट न्यूक्लियस टूट के डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, इसके साथ साथ उनको बहुत सारा एनर्जी भी मिलता है। तो यहाँ पे हमने एनर्जी भी लिख दिया है रिएक्शन में। तो ये जो रिएक्शन है समझ में आ गया कैसे हो रहा है। यूरेनियम 92 to 35 में एक न्यूट्रॉन का स्ट्राइक किया जाता है। ओके, और जब ये न्यूट्रॉन का स्ट्राइक होता है तो एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इसका एटॉमिक नंबर 92 रहता है, लेकिन उसका मास नंबर एक बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 236 हो जाता है। और दिक्कत क्या होता है कि ये पूरा एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये ज़्यादा टाइम ऐसे ही इस फॉर्म में नहीं रह पाता है। तो ये क्या करता है, कुछ ही टाइम के अंदर खुद का ब्रेकडाउन करता है, 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने से फायदा क्या होता है, इंडिविजुअल पीस का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा रहता है। ठीक है, मिल के देखो, अगर 2 पीस मिल के रह रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रहा है कि दोनों का बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम हो रहा है। तो ये दोनों चाहेंगे कैसे भी करके दोनों से एक दूसरे से अलग हो जाए या तो 2 पीसेस का फॉर्मेशन हो जाए, सो दैट ये जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रह सकता है। जैसे डिवोर्स होता है, देखो कि रिलेशनशिप में, मैरिज में क्या होता है, जब मिलके रहते हैं तो बहुत सारा झगड़ा होता है, तो उसके बाद जो डिवोर्स होता है तो वो आदमी खुश भी रहता है और जो औरत है वो भी खुशी में रहता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। ठीक है, जैसे ही ये अनस्टेबल स्टेट में रहा है, ठीक है, अनस्टेबल स्टेट में रहा है तो कुछ ही टाइम के अंदर दोनों में डिवोर्स होके दोनों अलग हो गए। ठीक है, और ये तीनों उनके बच्चे सोच लो। ठीक है, तो ऐसा करके तुम्हारा स्प्लिटिंग होता है। कोई भी अनस्टेबल कंपाउंड ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता है, वो इमीडिएटली क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है। तो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है ब्रेकडाउन होके बेरियम एंड क्रिप्टॉन का फॉर्मेशन हुआ। देखो बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, और ऊपर में 144 लिखा हो, मतलब ये उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया। ये 89 भी क्या हो गया, क्रिप्टॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया, और ये 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो देखो अगर मैं ऊपर में सारे को जोड़ देता हूँ, 144 प्लस 89 प्लस ये 3 न्यूट्रॉन का ऊपर से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 3, ये 89, ये 144, तीनों को ऐड करने से कितना होना चाहिए, 236 ही तो होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है अवेलेबल, 236। तो उतने से अगर मैं ब्रेकडाउन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा हूँ तो उनके पास भी अगर मैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करूँगा तो वो भी तो सम कितने के बराबर होना चाहिए, 236 के बराबर होना चाहिए। तो वो होगा यार, ये रिएक्शन में चेक कर लो, 144 प्लस 89 प्लस 3 करके देखो कितने आएंगे, 236 आएंगे। सिमिलरली एटॉमिक नंबर इज 92, दैट मींस यू हैव टोटल 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे जो नीचे में लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे 56 प्लस 36 कर दो, यहाँ पे तुमको बताओ कितना होगा, 0 होगा ना, 3 इंटू 0 0 होगा। तो टोटल को ऐड करने से कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फिजन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि यूरेनियम 92 to 35 का जो न्यूक्लियस है उसमें एक न्यूट्रॉन जाके स्ट्राइक करता है, तो उससे क्या हो जाता है, यूरेनियम 92 to 36 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये पूरा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, बहुत ही जल्दी क्या होता है, ये स्प्लिट करता है। स्प्लिट करता है कि मतलब ब्रेकडाउन होता है, उसमें ब्रेकडाउन होकर क्या फॉर्मेशन होता है, बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन, और उसके साथ साथ बहुत सारा एनर्जी भी तुम्हारे इस रिएक्शन में रिलीज होता है। तो ये एनर्जी आया कहाँ से, तुमको ये पता है कि नहीं, मास एंड एनर्जी आर इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड। ओके, तो ये जो एनर्जी है वो बेसिकली मास से ही आया है। इधर से कुछ मास जो है वो गायब हुआ होगा, और वही मास तुम्हारा एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे अपियर हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मास मेरा गायब हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये जो न्यूक्लियस है ऑब्वियसली इसका कुछ मास होगा कि नहीं, तो अगर इसका मास 0.1 इसका टोटल मास का अगर 0.1 मास भी गायब होता है तो यहाँ पे तुमको कितना एनर्जी मिलता है जानते हो, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का एनर्जी तुमको मिलता है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन यहाँ से 0.1 मास, मतलब इसका अगर टोटल मास को मैं मानता हूँ कि एक ही यूरेनियम का टोटल मास कितना होगा, मान लेते हैं 240 है, एवरेज ले लेता हूँ, 240 इसका मास है। एएमयू यूनिट क्या होगा, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। एक न्यूक्लियस के पास कितना मास है, 240 एएमयू। तो ये 240 का 0.1% अगर मास गायब होगा यहाँ से, तो वहाँ पे एनर्जी के हिसाब से तुमको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे तुमको मिल रहा है, बस एक न्यूक्लियस का 0.1% मास गायब हुआ है, और उसके बदले में हमको कितना एनर्जी मिला है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गया है। तो ये होता है तुम्हारा फिजन रिएक्शन, जिसमें बहुत सारा एनर्जी तुम्हारा रिलीज होता है। अब देखो यही सेम प्रिंसिपल यूज करके तुम्हारा एटॉमिक बॉम्ब का फॉर्मेशन किया जाता है, वही इतना एनर्जी
अगर कहाँ पे गिराओगे तो पूरा डिस्ट्रक्टिव नेचर का होगा कि नहीं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 40-50 kg का अगर तुम्हारे पास यूरेनियम है, अगर तुम जाके कोई भी सिटी में उसको गिरा देते हो तो पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इतना एनर्जी रिलीज होगा, इतना हीट एनर्जी रिलीज होगा वहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चेन रिएक्शन क्या है वो समझ लेते हैं। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या बोला है कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस था, उसमें जाके एक न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया, और जैसे स्ट्राइक होता है तो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, क्रिप्टन प्लस बेरियम एंड 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखो 3 डॉट मैंने दिया है, ये 3 डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे ही मेरा यूरेनियम का न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हुआ तो मुझे 3 तो न्यूट्रॉन मिल गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी ये जो न्यूट्रॉन है, क्या ये भी न्यूट्रॉन जाके आगे यूरेनियम के न्यूक्लियस से स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एक न्यूक्लियस नहीं लिया है, मैंने मान लेते हैं कि मैंने एक यूरेनियम का पीस लिया है, ठीक है, पूरा एक स्लैब लिया है। स्लैब का मतलब समझ में आ रहा है, तो पूरा मैंने एक यूरेनियम का स्लैब लिया है या तो एक पीस लिया है। तो एक पीस यूरेनियम में कितने न्यूक्लियस होंगे, क्रोड्स ऑफ न्यूक्लियस होंगे, है कि नहीं, एक न्यूक्लियस तो नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जो स्लैब है उसमें तो क्रोड्स ऑफ न्यूक्लियस है, और एक न्यूक्लियस के ऊपर ही तुमने न्यूट्रॉन डाला था, जैसे ही एक न्यूक्लियस के ऊपर तुमने न्यूट्रॉन को डाला वैसे क्या हुआ, फिजन रिएक्शन हुआ, बेरियम क्रिप्टन में टूट गया। वो जो ये न्यूक्लियस था वो बेरियम एंड क्रिप्टन में टूटा, उसके साथ साथ तुमको 3 नए न्यूट्रॉन मिल रहा है। अभी जो न्यूली जनरेटेड न्यूट्रॉन है वो आगे जाएंगे और जो क्रिस्टल में या तो स्लैब में और न्यूक्लियस होंगे उनसे स्ट्राइक करेंगे, होगा कि नहीं। तो ये फिर से जाके स्ट्राइक कर रहे हैं जो दूसरे न्यूक्लियस है तुम्हारे क्रिस्टल में या तो स्लैब में। तो जब ये स्ट्राइक होगा फिर से क्या होगा बताओ, फिर से टूटेगा बेरियम क्रिप्टन एंड फिर से तुमको 3 न्यूट्रॉन फिर से मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से तुमको क्या मिलेगा, फिर से 3 न्यूट्रॉन मिलेगा, ओके। यहाँ से भी फिर से तुमको 3 न्यूट्रॉन मिल जाएगा, फिर यहाँ से तुमको 3 न्यूट्रॉन मिलेगा। तो स्टार्टिंग किए थे एक न्यूट्रॉन से, फर्स्ट यहाँ पे देखो कितने न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ, 3 ठो। अब यहाँ पे देखो कितने न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ, 9। तो ये ऐसे होते हुए तुम्हारा जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े हो, उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से तुम्हारे न्यूट्रॉन्स का नंबर मल्टीप्लाइड होते जाएंगे, 1 3 21 3 9 27 ऐसे करते हुए, ठीक है। तो फिर ये जो 3 न्यूट्रॉन होंगे वो फिर से 3 न्यूक्लियस में जाके स्ट्राइक करेंगे और वहां से फिर से 3 न्यूट्रॉन फिर से रिलीज होंगे, समझ में आ रहा है। तो तुमको तो ये पता है कि जैसे ही ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं उसके साथ साथ बहुत सारा एनर्जी भी रिलीज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कितने सारे न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो सिमिलरली बहुत सारा एनर्जी भी रिलीज हुआ होगा कि नहीं, क्योंकि जब भी ये रिएक्शन होता है इतना इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो सोच लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होगा तो सोचो कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा, तो ये एनर्जी डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसलिए इसको हम एटॉमिक बम बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम पावर प्रोडक्शन के लिए पढ़ना चाहते हो तो ये कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, मतलब तुम्हारा जो एनर्जी का रिलीज हो रहा है वो कंट्रोल्ड वे में होगा, तभी जाके तुम उससे एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हो। ये तो हीट एनर्जी है ना, तो तुमको हीट एनर्जी से कन्वर्सन आना चाहिए, कैसे करके हम कंट्रोल्ड वे में उससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता है कि जो हीट एनर्जी है उसको यूज किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए, ठीक है। तो पानी गर्म हो जाएगा इस हीट से, तो जो पानी गर्म होगा वो किस में कन्वर्टेड हो जाएगा, स्टीम में। वो स्टीम जाएगा किस में, टरबाइन के ब्लेड में। तो टरबाइन का ब्लेड क्या होगा, रोटेट करेगा। टरबाइन का ब्लेड अगर रोटेट होगा तो उसके साथ साथ तुम क्या करे हो, कपलिंग किए हो, एसी जनरेटर के शाफ्ट के साथ कपलिंग किए हो। तो टरबाइन का ब्लेड अगर घूमा तो टरबाइन का शाफ्ट घूमेगा, और टरबाइन का शाफ्ट के साथ किसको कपलिंग किया गया है, एसी जनरेटर का शाफ्ट को हमने कपलिंग किया है। तो एसी जनरेटर भी घूमेगा, तो एसी जनरेटर को तुम घुमाओगे तो उससे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है कि नहीं। जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्सन काम होता है। तो तुमने ये एनर्जी का कैसे यूज करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था, इस हीट से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, समझ में आ रहा है। ये जो हीट है उसको क्या काम किया, पानी को गर्म कर दिया, इस हीट से पानी गर्म होकर किस में कन्वर्टेड हो गया, स्टीम में। वो स्टीम जाएगा किसको रोटेट कराएगा, टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट कराएगा। टरबाइन का ब्लेड अगर रोटेट होगा तो शाफ्ट भी घूमेगा कि नहीं, तो ऐसे करके शाफ्ट भी घूमेगा, ठीक है। शाफ्ट घूम रहा है, ये किसका शाफ्ट है, टरबाइन का शाफ्ट है, ठीक है। इसके साथ हमने कपलिंग किया है, किसके शाफ्ट को, एक जनरेटर के शाफ्ट को कपलिंग कर दिया है, एसी जनरेटर का। तो वो जनरेटर का शाफ्ट भी तो घूमेगा ना,
और कोई जनरेटर का शाफ्ट को घुमाते हो तो उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है कि नहीं। हमको तो खाली घुमाना होता है ना जनरेटर के शाफ्ट को। तो ये मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली जनरेटर के शाफ्ट को घुमा सकते हैं। स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा होगा, ये यहाँ से एनर्जी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो पानी को गर्म कर रहा होगा, वो पानी इवापोरेटेड होके जा रहा होगा और एक चैम्बर होगा, बॉयलर चैम्बर, जहाँ पे जाके वो टरबाइन को घुमाएगा। तो टरबाइन जैसे घूमेगा एसी जनरेटर का शाफ्ट भी घूमेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, एसी जनरेटर का शाफ्ट को घुमा दिया तो काम हो गया ना। खाली घुमाना ही तो होता है, शाफ्ट को घुमाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा कि नहीं। क्योंकि जो जनरेटर होता है उसके अंदर कॉइल होता है, तो वो कॉइल भी रोटेट करेगा और उसके अंदर में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करके ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो वो जो रोटेट हो रहा है, कौन रोटेट कर रहा है, टरबाइन का शाफ्ट। उसके साथ साथ हमने कपलिंग कर दिया है किसको, एसी जनरेटर के शाफ्ट को। और वो जो एसी जनरेटर का शाफ्ट घूम रहा होगा तो उसके अंदर आर्मेचर कॉइल भी घूम रहा होगा। ठीक है, आर्मेचर घूम रहा है, आर्मेचर का कॉइल घूम रहा है। और तुम्हारे एसी जनरेटर के जानते हो स्टार्टर में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रहता है, तो ऊपर में मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, नीचे में साउथ पोल है, और ये कॉइल ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। तो जो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लाइंस तुम्हारा होगा वो ये कॉइल कट करेगा। कॉइल कट करेगा तो क्या होगा, ये कॉइल को हम क्या बोल रहे हैं, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल जैसे ही कट करेगा ईएमएफ बनेगा कि नहीं कॉइल में, और ईएमएफ बन गया मतलब काम हो गया, वोल्टेज बन गया। कोई भी लोड को कनेक्ट करोगे, बल्ब को कनेक्ट कर दिया तो बल्ब तुम्हारा जलेगा कि नहीं। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्शन खाली हमको करना है। क्या करना है, देखो यूरेनियम का एक न्यूक्लियस को लिए, उसमें क्या किए, एक न्यूट्रॉन को मार दिए। जैसे ही मार दिए वो न्यूट्रॉन गया उसके अंदर चला गया। ठीक है, जैसे चला गया उसके अंदर वो पूरा कंपाउंड को क्या कर देगा, पूरा न्यूक्लियस को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। और ये अनस्टेबल स्टेट में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो जैसे ब्रेक डाउन होगा मुझे 2 न्यूक्लियस मिलेगा, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलेंगे। ठीक है, एक बेरियम का न्यूक्लियस, एक क्रिप्टन का न्यूक्लियस। उसके साथ साथ क्या मिल रहा है, 3 न्यूट्रॉन मिल रहा है। ये अभी कंटिन्यू हो गया प्रोसेस। ठीक है, ये जो 3 न्यूट्रॉन है वो आगे जाके फर्दर जो न्यूक्लियस होंगे स्लैब में, या तो मेरा जो पीस होगा यूरेनियम का, तो उनके साथ वो स्ट्राइक करेगा। और वो जैसे स्ट्राइक करेगा फिर से तुम्हारा फिजन रिएक्शन होगा, और वहाँ से फिर से फर्दर 3 करके न्यूट्रॉन रिलीज होता रहेगा, और ये पूरा कंटिन्यू रहेगा। इसी को ही हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। लेकिन देखो, जब हम कंट्रोल्ड वे में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उस टाइम क्या होता है ना, ये जो तुम्हारा न्यूट्रॉन होते हैं वो बहुत ही फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है। एक न्यूट्रॉन के पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना एनर्जी रहता है। तो हमको क्या करना पड़ता है ना, इनका जो काइनेटिक एनर्जी उसको कम करना पड़ता है, या तो ऐसे बोल सकते हो इनका जो स्पीड है उसको कम करना पड़ता है। क्योंकि अगर वे फिर से हाई स्पीड से जाएंगे और फर्दर स्ट्राइक करेंगे तो पूरा कंपाउंड को थोड़ी ना डिस्टर्ब करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि अगर तुम यूरेनियम के न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करना चाहते हो, पूरे हर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को जाके वो डिस्टर्ब करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जाएगा तो खाली 1-2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही डिस्टर्ब करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कंपाउंड्स में जितने भी, मतलब ये जो न्यूक्लियस जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो सबको डिस्टर्ब करे, तो इसलिए मुझे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कैरम का, तो कैरम खेलते टाइम अगर तुम बहुत जोर से मारते हो स्ट्राइकर तो सारा कॉइन डिस्टर्ब नहीं होते हैं, एक ही कॉइन डिस्टर्ब होता है कि नहीं। लेकिन अगर मैं धीमे स्पीड से मार दूं तो क्या होगा, पूरा बिखर जाएगा, सब डिस्टर्ब होते हैं, है कि नहीं, सारा कॉइन डिस्टर्ब होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करो यहाँ पे। तो मुझे क्या चाहिए कि एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जिसके पास सिर्फ थर्मल एनर्जी ही हो। थर्मल एनर्जी का मतलब ऐसा न्यूट्रॉन जिसके पास ज़्यादा एनर्जी ना हो, बस एनवायरनमेंट से जितना एनर्जी उसको मिल गया होगा उतना ही सफिशिएंट एनर्जी है। वही न्यूट्रॉन जाएगा और स्ट्राइक करेगा यूरेनियम के एक न्यूक्लियस से, तभी जाके क्या होगा कि ये अपना साइज को बढ़ाएगा, ये अपने साइज को बढ़ा देगा। ऑब्वियसली ना, पूरा जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो सब डिस्टर्ब होंगे, तो ये साइज अपना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा कि नहीं। लेकिन हाई मूविंग स्पीड से आने से क्या होगा, डिस्टर्बेंस खाली 1-2 को ही होगा, बाकी उसका साइज में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। सो ब्रेकडाउन होने के लिए मेन इंपॉर्टेंस क्या है, इसका साइज बढ़ जाए तभी जाके ये ब्रेकडाउन करेगा, हाँ कि नहीं। तो इसीलिए जब यहाँ पे हमको 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, ये लेकिन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो न्यूट्रॉन छोड़ा था मैंने स्लो स्पीड से छोड़ा था, थर्मल न्यूट्रॉन था। लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन नहीं है, वो हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन है जिसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, मतलब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना एनर्जी इनके पास है। तो
तो अभी ये फास्टर मूविंग न्यूट्रॉन अगर जाएंगे फर्दर न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा ना शेप एंड साइज में, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इनके बीच में किसको डाल दिया जाता है, मॉडरेटर को डाल दिया जाता है। अब ये मॉडरेटर क्या होता है, वाटर, वाटर इज द बेस्ट मॉडरेटर, ठीक है। पानी, अभी सोचो कि मैंने यहाँ पे पानी छोड़ दिया, ठीक है। सपोज तुम बाइक से जा रहे हो, ठीक है, पूरा रोड है, खाली रोड है और तुम बाइक में जा रहे हो, तो तुमको रोकने वाला तो कोई नहीं है, बहुत हाई स्पीड से जाओगे। अब मैं बोल दिया कि ठीक है वही बाइक चलाओ लेकिन तुमको पानी के अंदर से जाना होगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा स्पीड तो डिक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, जो न्यूट्रॉन जा रहा होगा उसको पानी से होते हुए जाना पड़ेगा, तो पानी से होते हुए जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी वो जो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन था, मतलब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना एनर्जी कैरी करने वाला न्यूट्रॉन था, वो अभी इतने हाई स्पीड से नहीं जा पाएगा क्योंकि पानी है, पानी के मॉलिक्यूल से वो स्ट्राइक करते हुए जाएगा तो उसका स्पीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए एक रीजन है कि हम किसको यूज करते हैं, मॉडरेटर को यूज किया जाता है टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। अब तो रिड्यूस करने का रीजन क्या है, समझ में आ रहा है ना। अगर ये हाई स्पीड से जाएगा तो फिर से जब जाके वो फर्दर न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा तो उसका शेप या तो साइज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और शेप साइज में चेंजेस नहीं आएगा तो वो ब्रेकडाउन भी नहीं करेगा, ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो एनर्जी रिलीज भी नहीं होगा, तो मतलब जो फिजन रिएक्शन है वो कंटिन्यू भी नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है। तो फिजन रिएक्शन को अगर तुम चाहते हो कि कंटिन्यू हो तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही तुम्हारा ये 3 तो न्यू न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उनके स्पीड्स को तुमको रिड्यूस करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ मॉडरेटर। तो हम मॉडरेटर छोड़ देते हैं पूरे चैम्बर के अंदर, तो जब ये न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं तो वो पानी से होते हुए जाते हैं तो क्या होता है, उनका स्पीड रिड्यूस हो जाता है, और आगे जाके जब फिर से उनको मिलेगा न्यूक्लियस किसका, तो वो इजीली स्ट्राइक करके उनके शेप साइज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे शेप साइज चेंज हो जाएगा वैसे ही तुम्हारा ब्रेकडाउन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, समझे। तो ये है हमारा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और ये अगर समझ गए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, न्यूक्लियर पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम को बनाना है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करता है, वो भी तुमको 5 मिनट लगेंगे समझ आने के लिए। बस तुमको ये रिएक्शन समझना था कि ये रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो ये जो चेन रिएक्शन है ये बेसिकली हमारा एटॉमिक बॉम्ब बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब में ये चेन रिएक्शन ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि पावर का प्रोडक्शन करना है, इसको कंट्रोल्ड वे में एनर्जी को प्रोडक्शन करना है, तो उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, ये फिजन रिएक्शन का जो रेट है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी रिएक्शन में अगर इसी फास्ट रेट में अगर तुम्हारा रिएक्शन होगा तो वो तो ब्लास्ट कर जाएगा पूरा, ठीक है। बहुत सारा एनर्जी मल्टीप्लाई होता जाएगा, इतना एनर्जी आएगा कि तुम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो कंट्रोल करोगे तभी जाके तुम उसको क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कंट्रोल करने का एक तरीका तो मैंने बता दिया कि जो न्यूट्रॉन है इनको स्लो डाउन करो सो दैट ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करना पड़ता है कि कंट्रोल रॉड यूज किया जाता है। कंट्रोल रॉड का काम क्या है, देखो अभी मैं खाली ये जो 3 तो न्यूट्रॉन बने हैं कि नहीं, इनमें से 2 को रोक दूंगा, 2 को आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा, ठीक है। 2 को आगे कैसे नहीं बढ़ने देंगे, बाय यूजिंग कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड मान लेते हैं स्टील। अब ये स्टील का एक प्रॉपर्टी है कि उसमें अगर कोई न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो उससे आगे जा ही नहीं पाता है, मतलब वो हो गया एब्जॉर्ब, न्यूट्रॉन हो जाएगा एब्जॉर्ब, मतलब गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किसको रख दिया है, कंट्रोल रॉड को रख दिया है। तो ये 2 तो न्यूट्रॉन तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो कौन सा न्यूट्रॉन को खाली जाने दिए, इसको जाने दिए, ठीक है। अब खाली ये न्यूट्रॉन जाएगा और यहाँ से ये 3 स्ट्राइक करके बाकी ये 3 बनेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 को रोक देंगे, किसको यूज करके, कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड यूज किया जाता है टू एब्जॉर्ब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए। आगे बढ़ने ही नहीं देंगे न्यूट्रॉन को, जैसे ही वो कंट्रोल रॉड में स्ट्राइक करेगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। मॉडरेटर देखो गायब नहीं करता है, उसका स्पीड को खाली रिड्यूस कर देता है। मॉडरेटर खाली उसका स्पीड को रिड्यूस करता है, उसको गायब नहीं करता है, ठीक है। वो स्लो स्पीड पे जाएगा, फिर से जब जाके न्यूक्लियस में स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन तो होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि खाली एक न्यूट्रॉन को ही हम आगे बढ़ने दे रहे हैं, बाकी सबको ब्लॉक कर दिया जा रहा है बाय यूजिंग कंट्रोल रॉड। मॉडरेटर का काम क्या समझ में आ रहा है, देखो रिएक्शन करना है तो क्या करना है, न्यूट्रॉन का स्पीड को कम करो। अगर वो न्यूट्रॉन का स्पीड कम नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। अगर रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा तो कैसे तुमको एनर्जी मिलेगा, हीट एनर्जी, समझ में आ रहा है। तो रिएक्शन होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूट्रॉन बन रहे हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, उनके स्पीड को कम करना है,
ठीक है। उनके स्पीड को कम करने के लिए हम किसको यूज किए, मॉडरेटर। लेकिन कंट्रोल लोड किसके लिए यूज किया जा रहा है, कंट्रोल लोड इसके लिए यूज किया जा रहा है कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है इनको एब्जॉर्ब करवाने के लिए, क्योंकि ये तीनों को मैंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराना नहीं है, क्योंकि ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे तो ये तीनों के लिए फिर से कितने आ जाएंगे न्यूट्रॉन, 9 आ जाएंगे। फिर ये 9 पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके लिए फिर कितना आ जाएंगे, 27। समझ में आ रहा है, 9 है तो 9 इंटू 3 फिर करना है, 27 आएंगे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एवरी जनरेशन में खाली एक न्यूट्रॉन को ही पास किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, बाकी सबको रोक दिया जा रहा है। तो ये रोकने का काम कौन कर रहा है, कंट्रोल रॉड करता है, ठीक है। बेस्ट कंट्रोल रॉड कौन है, स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टील को यूज किया जाता है। वो स्टील से जैसे स्ट्राइक करेगा न्यूट्रॉन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम सारे न्यूट्रॉन को नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है। सबको चेक कर दोगे तो रिएक्शन कैसे होगा। जैसे कि मैंने रॉड को यहाँ पे ऐसे रखा है, अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो सब चेक हो गया, थोड़ा ऊपर किया तो एक को ही पास किया, दोनों को ब्लॉक कर दिया, फिर थोड़ा ऊपर कर दिया तो खाली दोनों को पास किया है, एक को मैंने ब्लॉक किया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मुझे बढ़ाना है, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो बताओ कि जो कंट्रोल रॉड है इसका पोजीशन से कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं। अगर पूरा रेट ऑफ रिएक्शन को बंद करना है तो रॉड को पूरा ऐसे करके रख दो, तो कोई भी न्यूट्रॉन पास नहीं होगा, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर किए तो एक ही न्यूट्रॉन खाली पास हुआ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन को और थोड़ा बढ़ाना है, तो रॉड और थोड़ा ऊपर कर दे तो ये भी अभी पास होगा, और थोड़ा बढ़ाना है रेट ऑफ रिएक्शन और ऊपर कर दो, तो ये रॉड का पोजीशन ऊपर नीचे करके मैं रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं, बताओ। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। जब मैं आगे तुमको न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ाऊंगा उसमें ये पूरा ब्लॉक के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे तुम्हारा पानी जो है वो गर्म होगा, ये जो मतलब एक चैम्बर के अंदर पूरा ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन जब भी होगा तुम्हारा हीट प्रोड्यूस होगा, जानते हो। तो ये हीट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे पानी को गर्म करने के लिए। पानी गर्म होगा तो स्टीम का फॉर्मेशन, स्टीम फॉर्मेशन हुआ तो दैट स्टीम गोज टू स्ट्राइक द ब्लेड्स ऑफ ए टर्बाइन, टर्बाइन के ब्लेड में स्ट्राइक करेगा तो टर्बाइन रोटेट करेगा। टर्बाइन के साथ कपलिंग किया है किसको, हमने एसी जनरेटर को, तो जनरेटर का भी शाफ्ट जो है वो भी रोटेट करेगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होगा। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है। थैंक यू भाई।